नमस्कार। आज के सत्र का हमारा विषय है भारत का संविधान और शिक्षा। हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान लोकतंत्र की आधारभूत संरचना, इसके क्रियाकलापों और इसके समस्त नियमों, मानकों, उद्देश्यों की एक आदर्श पुस्तक है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। हमारे संविधान ने भारत कैसा होगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे जनता की भागीदारी होगी, कैसे समाज का निर्माण होगा, कैसा देश का भविष्य होगा, इसका मार्गदर्शन हमारा संविधान हमें देता है। और शिक्षा चूंकि देश के लिए प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण करती है, देश को जैसे नागरिक चाहिए वैसे नागरिकों का निर्माण करती है, इसलिए संविधान में शिक्षा के संबंध में भी बहुत सारे प्रावधान रखे गए। अगर हम प्रारंभ से देखें तो भारत में सबसे पहले जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा की जाती है। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार सम्मिलित थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या 6 रह गई। और यदि आप संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए रखे गए हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए रखे गए हैं। अनुच्छेद 23 और 24 के प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात की गई है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं, बिना किसी भेदभाव के। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, राज्य, आयु, किसी भी आधार पर व्यक्ति में कोई भिन्नता नहीं है और ये सभी अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदान किए गए हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा भारत में समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। पहली सूची संघ सूची है। इसमें जो विषय रखे गए हैं उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया गया है और वही नियम कानून अन्य राज्य सरकारें भी मानती हैं। क्योंकि भारत एक गणराज्य है, प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्टता है, अपनी आवश्यकताएं हैं, तो स्थानीयता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विशिष्टता के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में राज्य सूची का प्रावधान है, जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। इस सूची में जो भी विषय आते हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। एक और सूची है जिसे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इस सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, या यदि कोई कानून केंद्र ने बनाया है तो उसको लागू करने, उसको किस हद तक लागू करने, इसकी स्वतंत्रता राज्य सरकारों के पास है। शिक्षा 42वें संविधान संशोधन से पहले राज्य सूची का विषय थी, परंतु 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। अर्थात शिक्षा संबंधी नियमों और कानूनों का निर्माण केंद्र सरकारें व राज्य सरकारें दोनों मिलकर कर सकते हैं। हमारे संविधान ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में 2002 में मान्यता दी, पर ऐसा नहीं है कि 2002 से पहले देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में इस पर चर्चा न हुई हो। स्वतंत्रता से पूर्व स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए जो ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद थी उसके समक्ष प्रस्ताव रखा, लेकिन वह पारित न हो सका और कानून न बन सका। कई राजाओं ने अपने राज्यों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। गायकवाड़ राजघराना इसमें अग्रिम माना जाता है।
परंतु स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान बना तब भी बहुत सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में वहां भी पीछे छूट गई। शायद उस समय की तात्कालिक आवश्यकताएं अलग रही होंगी, या उस समय के संविधान निर्माताओं ने इस पर राज्य सूची का विषय होने के कारण यह अधिकार राज्यों को दिया होगा। कारण जो भी रहा हो, परंतु शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में प्रतिस्थापित हो पाई वर्ष 2002 में, जब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार दिया गया। शिक्षक के विद्यार्थी होने के नाते आपके मन में संभवतः यह प्रश्न आना उचित है कि हमने एक अलग धारा क्यों नहीं जोड़ी, अनुच्छेद 21 के अंदर ही 21 क्यों जोड़ा, अनुच्छेद 30 में इसकी बात क्यों नहीं की, किसी और अनुच्छेद में इसकी बात क्यों नहीं की। इसका एक तार्किक आधार है। यह प्रश्न अक्सर विद्यार्थी भी पूछते हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में धारा 21A में ही क्यों। यदि आप स्वतंत्र भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में हर एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, वो कैसा जीवन जीने का अधिकारी है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसी होगी और उसका संरक्षण किया जाए, अर्थात जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा को जीवन जीने के अधिकारों के अंतर्गत माना गया है, जीवन से जुड़ा माना गया है। शिक्षा व्यवस्था इसी अधिकार का, इसी संरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत आती है। इसीलिए शिक्षा को एक अप्रमाणित अधिकार या अनइनॉमरेटेड राइट के रूप में अनुच्छेद 21A में स्थान दिया गया। आइए संविधान के कुछ और अनुच्छेदों को देखें और ये देखें कि कैसे उनकी उपादेयता शिक्षा के क्षेत्र में है। जैसे हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, जो विधि के समक्ष समता या समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है विधि के समक्ष। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और उन पर समान ढंग से लागू करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह लागू होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कानून बनेंगे, शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की व्यवस्था देश के प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से सुनिश्चित हो, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है और अनुच्छेद 14 इस दायित्व की पूर्ति करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। यद्यपि स्त्री शिक्षा को लेकर अलग से निश्चित अनुच्छेद की व्यवस्था नहीं है, परंतु जो संविधान का अनुच्छेद 15 है उसमें वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। अर्थात शैक्षिक अवसरों की समानता यहां सुनिश्चित है। और इसी अनुच्छेद के भाग 3 में अर्थात अनुच्छेद 15.3 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद किसी भी बात से राज्यों को स्त्रियों या बालकों के लिए कोई उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी। अर्थात राज्य यदि चाहें तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकते हैं, चाहे वे विशेष विद्यालय खोलने की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए उचित छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था हो, चाहे उनके शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए और नीतियां बनाने की आवश्यकता हो। अनुच्छेद 15.3 प्रत्येक राज्य को इसकी स्वतंत्रता देता है। जब हम कमजोर बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तब हमें संविधान निर्माताओं का ध्यान आता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो देश में संविधान बना और जिस संविधान की लेखन समिति की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा की गई, उसमें देश में जो कमजोर वर्ग थे, चाहे वे वर्ग जाति के आधार पर थे, धर्म के आधार पर थे, आर्थिक आधार पर थे, उन सबके लिए समान अवसरों की व्यवस्था की गई। जातिगत आधार पर जो अस्पृश्यता थी समाज में, जो छुआछूत थी, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा उस अस्पृश्यता को, उस छुआछूत को समाप्त किया गया। साथ ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों अर्थात आजीविका प्राप्त करने के हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, उसके लिए विशेष प्रावधान करेगा। और यदि
अनुसूचित जातियों जनजातियों पर विशेष तौर पर कोई अन्याय या किसी शोषण का कोई प्रयास करता है तो ऐसे शोषण को रोका जाएगा और राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए संरक्षण का काम करेगा। देश में बहुत सारे धर्म हैं, परंतु भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक उपासना पर कोई रोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी रुचि और अपनी प्रेरणा से जिस भी धर्म का चाहे उस धर्म का पालन कर सकता है, परंतु धार्मिक शिक्षा राज्य संस्थानों में नहीं दी जाएगी। इसके लिए अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में बच्चों को धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 28 कहता है कि पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा को निषेध करने के साथ साथ सहायता और मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा में भी अनुपस्थित रहने की स्वतंत्रता विद्यार्थी को देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो देश में धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जोड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 29 में यह व्यवस्था है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी राज्य के निवासी, किसी भी मार्ग के निवासी नागरिकों को किसी भी अनुभाग में जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 नागरिकों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य निधि से जो सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें किसी भी नागरिक को, किसी भी बालक को धर्म, जाति, भाषा, इस किसी भी आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश लेने का अधिकार है। संविधान देश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था हेतु भी विभिन्न अनुच्छेदों में बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 30.1 में यह व्यवस्था है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यद्यपि अल्पसंख्यक शब्द को पूरे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संविधान में जो भी प्रावधान हैं वह दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की ओर इंगित करते हैं, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 30(1) में धर्म या भाषा दोनों की बात कही गई है कि धर्म या भाषा दोनों पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों में अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसीलिए देश में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा अपने समूह के लोगों के शैक्षिक उत्थान के लिए स्थापित की जाती हैं, चलाई की जाती हैं, उनका प्रशासन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 30.2 में यह कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी विश्वविद्यालय या किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अर्थात राज्य से जो शैक्षणिक सहायता दी जानी है, शैक्षणिक उत्थान के लिए जिन योजनाओं के तहत आर्थिक, भूमि या किसी अन्य प्रकार की सहायता जो दी जानी है, वो सहायता देने में राज्य किसी भी विद्यालय के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, भले ही वह विद्यालय किसी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित किया गया हो। संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को उसके आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए शिक्षा पाने के लिए नागरिकों को सहायता देने की बात करता है। इस अनुच्छेद का लाभ तब मिलता है जब आर्थिक आधार पर अक्षमता के कारण व्यक्तियों को शिक्षा पाने में असुविधा होती है। तब सरकारों को ये छूट है कि वे इस अनुच्छेद के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नागरिकों के लिए शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराएं जो आर्थिक सामर्थ्य के कारण या आर्थिक असमर्थता के कारण शिक्षा प्राप्त करने में अक्षम हैं या सफल नहीं हैं। अनुच्छेद 45 यह संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, ऐसा निर्देश शासन को दिया गया था। परंतु यह लंबे समय तक नहीं हो पाया। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। 2002 तक, लगभग 52 वर्षों तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। हर बार अपना ये लक्ष्य हम बढ़ाते रहे। 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन आया और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, तब इस अनुच्छेद में जो बात लिखी गई थी वह अर्थहीन हो गई और इसीलिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 को पुनर्लिखित किया गया। अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 ये कहता है कि राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न करें, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, यह राज्य की जिम्मेदारी है 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, क्योंकि 6 वर्ष के बाद वह शिक्षा का अधिकार हो जाता है। चूंकि अनुच्छेद 45 चैलेंजेबल नहीं है, इसको हम चुनौती नहीं दे सकते। यह एक नीति निर्देशक तत्व की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शक तत्व की तरह काम करता है, इसलिए राज्यों को इसकी बात की गई है। परंतु आज हम यदि अपनी नई शिक्षा नीति के साथ इस संदर्भ को जोड़ें तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में इंगित करती है कि आने वाले समय में देश में बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, यह भी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का अंग होने जा रही है। पूरी संभावना है कि हम फिर एक संविधान संशोधन लेकर आएं और जब यह शिक्षा भी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी, तब शायद हमें अनुच्छेद 45 को फिर एक बार पुनर्लिखित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु अभी जैसा मैंने कहा, इसकी संभावना है। हमें देखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन अर्थात परंपरागत शिक्षा के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, जब हम 4 स्तरों पर शिक्षा की बात करने जा रहे हैं, जब हम विद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, तो उसके लागू होने के बाद इस संवैधानिक अनुच्छेद की महत्ता को कैसे संपुष्ट किया जाएगा और कैसे इसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, बड़ी चर्चा का विषय है। बहुत लंबे समय से इस पर वाद विवाद प्रतिवाद होते रहे हैं। हमने हमेशा पढ़ा है और देखा है कि अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 337 जो एंग्लो इंडियन समुदाय है। एंग्लो इंडियन समुदाय कौन है? जो अंग्रेजी भारतीय हैं। ऐसे समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान देने की बात करता है, अर्थात उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की भी समानता प्राप्त हो, उनको विशेष अनुदान दिए जाएं। लेकिन इसके साथ जो संविधान का अनुच्छेद 350A है, 350 का है, वह कहता है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यदि हम इस अनुच्छेद को वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में देखें तो वह भी इस बात को संपुष्ट करती है। और एक बार पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि यथासंभव, जहां तक संभव हो, प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा अर्थात कक्षा 8 तक की शिक्षा हमें बच्चों को मातृभाषा में ही देनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा और राज्य भाषा के बीच अंतर भी स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्य की भाषा उन बच्चों की मातृभाषा हो, यह आवश्यक नहीं। बिहार राज्य की भाषा हिंदी हो सकती है, परंतु बिहार में रहने वाले मैथिली बोलने वाले बच्चे, मगही बोलने वाले बच्चे, भोजपुरी बोलने वाले बच्चे, उनकी मातृभाषा भोजपुरी, मगही या मैथिली है, हिंदी नहीं। हमें मातृभाषा और राज्य की जो कार्यकारी भाषा है उसके बीच अंतर समझना होगा। अतः हमें मातृभाषाओं में शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति
जो जिस समुदाय से आता है, जिस समाज से आता है, जिस भाषाई समूह से आता है, वह अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। संविधान का 344 एक जो अनुच्छेद है वह राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की बात करता है। यदि हम प्रारंभ में देखें तो कुल 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं घोषित किया गया था, जिसमें असमिया थी, असम की भाषा है, बंगाली थी, बंगाल की त्रिपुरा की भाषा है, गुजराती थी, गुजरात की भाषा है, हिंदी उत्तर भारत के कई राज्यों में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, मलयालम मूलतः केरल में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। संस्कृत तो हमारी मातृभाषा है, बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, चाहे वे भारतीय उत्तर भारत की भाषाएं हों या दक्षिण भारत की भाषाएं हों, उनकी मूल जड़ें कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हैं, इसलिए संस्कृत को भी राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं में स्थान दिया गया। सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, तो इस प्रकार ये 15 भाषाएं अर्थात असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 15 भाषाओं को प्रारंभ में राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं घोषित किया गया। आगे चलकर एक संविधान संशोधन द्वारा 7 भाषाएं और जोड़ दी गईं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, डोंगरी, बोगे, मैथिली, संथाल और नेपाली। इस प्रकार इस समय देश में संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की 22 भाषाओं की बात की जाती है। जब भी हम बहुभाषिकता की बात करते हैं, जब भी हम एक भाषा की चीज़ को अन्य भाषाओं में रूपांतरित करने की बात करते हैं, तो अनुवादीकरण की बात करते हैं, तभी कहा जाता है कि हमें राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। हिंदी कैसे आगे बढ़े, इसके संबंध में भी संविधान में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी राजभाषा शब्द को राष्ट्रभाषा शब्द से परिभाषित करने लगते हैं, परंतु राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा राजकाज की भाषा है। हिंदी को संविधान की दृष्टि में संघ की राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया है और यह अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि सरकारें और समाज आगे आने वाले समय में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारों की बात हमारे संविधान में की गई है, केवल अनुच्छेदों में शिक्षा संबंधित विभिन्न अधिकारों और विभिन्न प्रावधानों की बात है। हमारा संविधान इस नागरिक के, भारत के नागरिक के क्या मूल कर्तव्य हैं, एक नागरिक को किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, इस पर भी अपनी बात रखता है। यद्यपि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे, परंतु 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया, तब अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वहाँ शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया, तब अनुच्छेद 51A में एक 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित था। इसको हम 51A के कहते हैं, 51A के, जिसके अनुसार प्रत्येक माता पिता अथवा अध्यापक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर हम इसको पूरी चर्चा में देखें तो 86वें संविधान संशोधन की बात 3 स्थानों पर आई है। पहले 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी। दूसरा, 86वें संविधान संशोधन ने धारा 45 का पुनर्लेखन किया और ये कहा कि अब प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करे। और 51A के जोड़ी गई, जहां शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य की बात की जाती है। भारत का संविधान इतना बृहद है कि इसकी विभिन्न प्रावधानों के शैक्षिक उपादेयताओं पर हम निरंतर चर्चा कर सकते हैं, परंतु शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते आपको कुछ विशेष प्रावधानों
का ज्ञान होना आवश्यक है, इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, ताकि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, एक शिक्षक के रूप में अपना रोजगार अपनाएं, आप समाज के निर्माण में एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दें, तब आपको पता हो कि देश के संविधान की आपसे क्या अपेक्षा है, देश के संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं और देश का संविधान आपसे किस कर्तव्य की अपेक्षा रखता है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक को, एक शिक्षा के विद्यार्थी को यह अवश्य जानना चाहिए कि भारत के संविधान ने शिक्षा को कहाँ कहाँ, किन किन स्थानों पर, किन किन रूपों में महत्व दिया गया है। ऐसा करने के लिए हमारा आज के सत्र का ये चर्चा आपको अत्यंत लाभकारी होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। हम सबको मिलकर शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अपना योगदान देना होगा। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम निश्चित तौर पर देश में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान कर पाएंगे। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा संबंधी समस्त संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में देश में एक श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था की बात करती है और हम सबको इस दिशा में आगे चलकर प्रयास करने हैं। आइए हम सब इस दिशा में मिलकर प्रयास करें। हम चाहे अध्यापक हों, समाज के एक सामान्य नागरिक हों या शिक्षा के विद्यार्थी, हम सबको अपनी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी होगी। आप लोगों ने इस सत्र को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।